नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फिर उषा महाजन जी की एक कहानी ऐसा भी होता है सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं। कहानी ऐसा भी होता है। क्षितिज के लौटने की खबर सच थी, उतनी ही सच जितना कि बुआ से मेरा नाता। पर लगता था कि बुआ सच नहीं बोल रही हैं। पता नहीं कब से आए हुए थे क्षितिज और बता रही थी कि अभी कल ही आए हैं और आज शाम की फ़्लाइट से ही चले गए कोलकाता। कोलकाता में भी भला कौन था उनका ऐसा। एक पुश्तैनी मकान ही तो था। उनकी मौसी यानी कि मेरी बड़ी बुआ रहती थी। अब वहाँ अकेली पति के गुजरने के बाद से बेटे उनके दोनों विदेश में ही सेटल्ड थे, क्षितिज की ही तरह। हैरानी जताई। बुआ अपने उसी अनासक्त अनाक्रांत लहजे में बोली, तू नहीं समझेगी, आखिर इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उतनी ऊंची पोस्ट पर है, फुर्सत ही कहाँ लेने देते हैं उसको। यहाँ इंडिया आने पर भी कंपनी के काम से ही गया होगा, और क्या काम हो सकता है भला। लौटेंगे कब वापस दिल्ली? हताश होकर पूछा। ये भी मैं तुझे कैसे बताऊं, जब वो मुझे ही नहीं बता कर गया। जैसे ही आएगा या खबर करेगा तुझे फ़ोन कर दूंगी। क्षितिज पर भी गुस्सा आया। जानते थे यहीं दिल्ली के पास ही फरीदाबाद में ही तो हूँ, फिर भी मिलने तक का जी न किया। बुआ को किसी की खुशी न खुशी से क्या। अरे कैसे आ जाता तेरे पास, फुर्सत ही कहाँ थी उसको। सुबह से ही घर में उसे मिलने आने जाने वालों को तांता लगा था। तेरे फूफा जी की ओर के रिश्तेदार ही इतने की। बुआ शुरू से ही ऐसी रहीं, शेखीबाज, दिखावा पसंद। शुरू से ही, यानी जब से मैंने होश संभाला। मैं 6-7 साल की और उनका बेटा क्षितिज मेरा फुफेरा भाई 8-1 का। बुआ का मायके आना और दादी का माँ का उनकी कवायद में जुट जाना। पापा की लाडली बहन जो थी, बड़े घर में ब्याही, शायद इसी का गुमान था उन्हें। नखरे चोचले ऐसे कि माँ ही क्या, दादी भी 2 ही दिन में आजीज आ जाती अपनी बेटी के व्यवहार से। इतनी हटी कि सब उनके ही मन की होनी चाहिए। दादा दादी का अपना मकान था कोलकाता में। बुआ आसनसोल से आती, हम जमशेदपुर से। उनके रहते हम बच्चों का गली के बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेलना संभव ही नहीं था। घर में घुस के बस कैरम व लूडो ही खेलो। झाड़ू बर्तन करने वाली कामवाली के साथ आए उनके गोद के बच्चे को प्यार से छूने तक की भी मनाही थी। नाक बह रही है उसकी, देखते नहीं, तुम्हें भी लग जाएगा जुकाम। और फिर माँ दादी पर एक साथ उनका बरसना। आप लोगों को भी कोई ढंग की काम वाली नहीं मिलती क्या? इसकी गोद में तो हर साल भरी ही रहती है। भगवान ही बख्शे इन लोगों को, खरों की तरह होते हैं दूने और चौगने। साल में 2 बार बुआ की निरंकुशता सहनी ही होती, दादी को, माँ को और हम सब बच्चों को। कलकत्ता जमशेदपुर वे बारी बारी से आती। पिता के घर, फिर भाई के घर, फिर पिता के घर। फूफा के दिल्ली तबादले के बाद बुआ का कलकत्ता और जमशेदपुर आना कम से कम तर होता गया। जमशेदपुर तो वैसे भी अब हम लोगों के लिए भी वही नहीं रह गया था जो पहले हुआ करता था। न कोई जुबली पार्क के झरनों पर गिरती बत्तियों की चकाचौंध देखने जाता था, न पिकनिकों पर पूड़ी हलवा आलू से भरे कटोदानों से लथपथ कर डिमना लेक की कारखाना बंद पड़ा कई सालों से। बड़ा सा बंगला, हमारा लंबा चौड़ा बगीचा चारों तरफ। यहाँ भी कभी आउट हाउस में भी नौकरों तक के नल के दिन रात बहते रहते थे। वहीं अब बगीचे के अनार, अमरूद और केले की जमघटे पानी को प्यासी सूख कर ठूठ हो चुकी थी। न जाने कितनी साथ से लगाई थी पापा ने देशी विदेशी गुलाबों की अनगिनत किस्मों की क्यारियाँ। अब पानी ही नहीं तो क्या फल और क्या फूल। लाखों के बिजली बिलों का भुगतान बकाया था कारखाने पर। बिजली काट दी गई थी। जनरेटरों से 1-8 घंटे को बिजली मिलती तो उतनी देर के लिए ही पानी भी आता, लोगों की दैनिक ज़रूरतों के लिए। युवा पीढ़ी के लोग तो कब का छोड़ छाड़ कर चले जा चुके थे नई नौकरियों पर पापा कहाँ जाते जीवन की उस ढलान पर। न जाने कितने पावने पड़े थे उनके यहाँ, कितने ही सालों की तनख्वाह ग्रेचुटी। एक आस थी कि शायद कोई बड़ी कंपनी टेक ओवर कर ले कारखाने को, तो उनकी हैसियत उन्हें वापस मिल सके। 62 बैच के BHU के मैकेनिकल इंजीनियर। कारखाना चल रहा था तो तूती बोलती थी उनकी काबिलियत की शहर में। उसी की बदौलत तो आज घर से ही कंसल्टेंसी चला रहे थे, जो जिंदा रखे हुए थी परिवार को इन विकट दिनों में भी। उच्चतर शिक्षा के लिए दिल्ली के एक कॉलेज में दाखिला मिला तो पापा माँ की ज़िद पर मैं हुमकी थी कि बुआ के घर रहकर पढ़ाई होगी अब। पापा छोड़कर वापस लौट आए।
पर महीने भर के भीतर ही कहीं और बसेरा ढूंढने की नौबत आन पड़ी थी। बुआ के घर रहकर पढ़ाई हो सकती थी भला? हर वक्त हर काम बुआ की मर्जी के मुताबिक, उन्हीं के तय किए गए समय पर। कब घर से निकलना, कब लौटना, कब तक पढ़ना और कब तक बत्ती बुझा देना। हर समय हर चीज़ अपनी जगह पर टिप टॉप। रसोई में भले ही आलू बने रोज, लेकिन खाने की मेज़ पर सेब, संतरे, अंगूर हर वक्त सजे दिखने चाहिए। सबसे ज़्यादा खिच घर लौटने के समय होती। बुआ क्या जानती बसों की अनिश्चितता और भीड़ भाड़। उन्होंने तो कभी बसों का सफ़र किया ही नहीं। क्षितिज खुशकिस्मत थे, हमेशा हॉस्टल में रहकर ही पढ़ते रहे। फूफा की पोस्टिंग आसनसोल धनबाद में रही तो स्कूल की पढ़ाई के लिए पटना के सेंट जेवियर स्कूल में डाल दिए गए। उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पिलानी चले गए। दिक्कत तो तब रही उन्हें जब पढ़ाई पूरी कर नौकरी के लिए दिल्ली में ही रहना पड़ा। बुआ की 1000 योजनाएं क्षितिज को लेकर, उनकी शादी को लेकर। दिल्ली से जुड़े उपनगर गुड़गांव में एक प्रतिष्ठित हाउसिंग कॉलोनी की बहुमंजिली इमारत में पेंट हाउस उन्होंने पहले ही बुक करा लिया था। फूफा के रिटायर होने पर डीडीए के किसी छोटे मोटे फ्लैट में थोड़े ही रहना था उन्हें। धनबाद में रही हूँ या फिर आसनसोल, लखनऊ या अहमदाबाद में, हमेशा कंपनी के बड़े बड़े बंगलों में ही रहीं। फिर क्षितिज और उसकी बहू ने भी तो साथ में ही रहना था उनके। आते ही कब्जा कर ले बहू उनके इकलौते बेटे को, ऐसी कुल्हाड़ी अपने पैरों में नहीं मारने वाली थी। नौकरी के लिए चाहे मीलों रोज़ नोएडा जाना आना पड़े क्षितिज को, बहू उन्हीं के साथ रहेगी गुड़गांव में, जहां बुक कराए गए महंगे पेंट हाउस की बाकी किश्तें चुकाने की भी योजना पूरी कर ली गई थी उन्होंने फूफा के साथ मिलकर। आखिर इकलौता बेटा था उनका क्षितिज। ऐसे हीरे को किसी ऐरे गहरे परिवार में थोड़ी ही ब्याहने वाली थी वे, जो किश्तें चुकाने का कष्ट उन्हें खुद भोगना पड़ता। क्षितिज जैसे योग्य नौकरी याफ्ता लड़कों के लिए अपने यहाँ लड़कियों की क्या कमी। नौकरी लगते ही बुआ फूफा के पास रिश्तों की भरमार आने लगी थी। दबे छुपे लहजे में हर परिचित ने सुंदर सुशिक्षित बेटी के अभिभावक होने की अपनी उपस्थिति उनके दरबार में दर्ज करा दी थी। पर बुआ थी कि सारे दुनिया को परखे बिना अपने होनहार बेटे को कैसे लगा देती दांव पर। और फूफा ने भी उनकी मंशा पूरी करने में खूब साथ दिया था उनका। यह शायद फूफा के ही ओहदे ओढ़े हुए अभिजात और रहन सहन के चलते बुआ की इन मंशाओं ने जन्म लिया हो। फूफा ने दिल्ली से निकलने वाले अंग्रेजी के 2 बड़े राष्ट्रीय अखबारों के वैवाहिक विज्ञापन स्तंभों में क्षितिज के ब्याह के लिए कन्या ढूंढने को विज्ञापन निकलवाए। जाने माने परिवार के इकलौते उच्च पदस्थ इंजीनियर लड़के के लिए ऊंचे स्तर के परिवार की गोरी सुंदर सुशील उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। बुआ फूफा ने पता नहीं कितने ऊंचे स्तर के परिवारों यानी हाई स्टेटस फैमिली की गोरी सुंदर सुशील और उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है देखी। पता नहीं कैसे वे उच्च शिक्षा प्राप्त इंजीनियर, डॉक्टर, MBA, आर्किटेक्ट कन्याएं भी अपने आप को सजा धजा कर उनके सामने पेश होती रहीं। फिर भी कोई ना कोई नुक्स उनमें या उनके परिवार में बुआ फूफा को दिख ही जाता कि 2-3 वर्षों के नवनीत मंथन के बावजूद कोई भी लड़की या परिवार उनके नाक नहीं चढ़ा। क्षितिज भाई निश्चिंत थे। वे तो वैसे ही कई बार दबे शब्दों में माता पिता को बता चुके थे कि परिवार विवाह में उनकी कोई रुचि नहीं थी। लड़कियां देखने भी ज़्यादातर बुआ और फूफा ही जाते। क्षितिज भाई को तो अपनी ममता के हवाले से ब्लैकमेल करके ही बुआ ले जाती और इसी तरह ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए उन्होंने आखिर नीरा भाभी के साथ उनके साथ फेरे कराने में सफलता पा ही ली। कुछ तो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक था। सुंदर पढ़ी लिखी ऊंचे स्तर के परिवार से तो थी ही नीरा भाभी। पिता की लाखों की जायदाद, सोना क्या, उन्होंने तो हीरो से लाद कर भेजा था अपनी बेटी को। शादी बुआ फूफा की मांग के मुताबिक फार्म हाउस में ही की गई थी। बारातियों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं। सो बुआ फूफा ने शादी के बाद रिसेप्शन का कार्यक्रम ही हटा दिया। सभी परिचितों रिश्तेदारों को बारात में ही आने के लिए न्योत दिया। समधियों को इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला था। वहाँ तो लाखों रुपए शामियाने, बत्तियों और फूलों की सजावट में ही लुटाए जा रहे थे। पकवान और स्टॉल इतनी किस्मों के कि जो चाहे जैसे चाहे मर्जी से छकता रहे। भव्य विवाह मंडप के बगल में ही खड़ी थी फूलों से सजी दुल्हन को भी शर्माती फीता बंधी लंबी कार। पर हाय रे बुआ फूफा की किस्मत, घर आकर भी सब कुछ उल्टे पांव लौट गया। हुआ क्या था ये तो कोई भी नहीं जानता था। बस यही पता चला था कि नीरा भाभी बुआ के घर 2 हफ्ते भी नहीं रही कि पता नहीं क्या कह लिख कर माता पिता को बुलवा लिया।
वे बड़े सलीके से बिना कोई शोरगुल झगड़ा झंझट किए लिवा ले गए थे उन्हें अपने साथ। और बाद में समधी का रजिस्टर्ड खत आया फूफा के नाम की आपसी सहमति से बेटी दामाद का तलाक हो जाए तो ही भला है। क्या फ़ायदा नाहक कीचड़ उछालने से किसी की इज्जत पर। और पता नहीं कौन सी दफ़ा का डर दिखाया था उन्होंने कि मैं कार बहू का सारा स्त्रीधन बुआ फूफा को लौटाना पड़ा था जस का तस। बुआ फूफा ने तो यही बताया था कि लड़की का चाल चलन ख़राब था, जिसका कि उन्हें शादी के बाद ही पता चला। लेकिन उड़ती उड़ती खबर ये भी सुनी थी कि लड़की वालों ने बुआ के व्यवहार के अलावा भाई की मर्दानगी पर भी ऐसी तोहमत लगाई थी कि दोबारा उनकी कहीं शादी ही ना हो पाए। बहरहाल जो भदौड़ी थी परिचितों रिश्तेदारों में कि बुआ का सारा गुमान हवा हो जाना चाहिए था, पर वे भी एक कड़क जीव थी। सारा दोष बहू और उसके घर वालों पर थोप अपने आप को पाक साफ सिद्ध करने पर ही तुली रही। फ़र्क जो पड़ा था वो था क्षितिज भाई को ही। महीनों तक उनकी शक्ल ही नहीं दिखी। फिर पता चला कि उनको अमेरिका के टेक्सास राज्य में किसी तेल कंपनी में एक बहुत बड़ी नौकरी मिल गई और यहाँ से शॉर्ट नोटिस पर ही इस्तीफ़ा देकर उन्हें जाना पड़ा। क्षितिज को तो अपने देश के सामने कोई और देश जचता ही नहीं था। वे कब जाना चाहते थे विदेश, वो भी अमेरिका। अमेरिकी तानाशाही के खिलाफ बोलते तो उनके दांत पिसते थे। वहाँ की नीतियों उनके कार्यकलापों को लेकर एकदम स्पष्ट थे विचार, भाई के विचार, और ऐसे ही अचानक वहीं का रुख कर लिया था उन्होंने। विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। बुआ ने अपनी हताशा कभी व्यक्त नहीं होने दी। भाई के पद, भाई की नौकरी की तारीफ़ों के ही पुल बांधती रहीं जब भी मिलती। हर बार एक नई उपलब्धि उनकी। अब उसने बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली है, अब तो अपना फ्लैट भी ले लिया, और अब हमारे लिए भी बसंत बिहार में ग्राउंड फ्लोर का ही एक फ्लैट लेकर दे रहा है। इस बुढ़ापे में कहाँ रहेंगे गुड़गांव के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में। पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली में ही नौकरी और इसके उपनगर में ही मेरा रहना बसना न हुआ होता तो बुआ चाहे जो कुछ भी कहती रहती कि क्षितिज तो हर साल मिलने जा आता है हमें, कि उनके बगैर उसे चैन कहाँ प्रदेश में, कि तो विश्वास करना ही पड़ता उनका। लेकिन मैं इसी शहर में थी तो कितना कहती और कितना छुपाती आखिर वे। क्षितिज एक बार के गए फिर लौटे ही नहीं। बुआ अपनी लाज रखने को चाहे जो भी कहती रहती। हाँ, इस बीच बुआ और फूफा ज़रूर जाते रहे उनसे मिलने ह्यूस्टन टेक्सास में साल दर साल। और जाने के कुछ महीने पहले फूफा हर बार विज्ञापन देते। अंग्रेज़ी की उन दोनों अग्रणी अखबारों के वैवाहिक विज्ञापन स्तंभों में अपने इनोसेंट डाइवोर्सी बेटे के लिए जो करते करते अब 35 बरस का हो चुका था। पर बुआ थी कि उन्होंने पल भर को भी हिम्मत नहीं हारी थी। आखिर शादी तो करानी ही थी ना बेटे की, वंश वृद्धि के लिए, परिवार को कुल दीपक दिलाने के लिए। फ़र्क सिर्फ इतना ही पड़ा था कि बुआ की खोज का दायरा अब दक्षिण दिल्ली के पॉश कॉलोनियों की लड़कियों से फैलकर जमुना पार और दिल्ली के उपनगरों के मध्यवर्गीय घरानों तक भी जा पहुंचा था। लेकिन चाहिए थी उन्हें अपने बेटे के लिए कुंवारी कन्या ही, उसी की तरह कोई डाइवोर्सी लड़की नहीं। आखिर मर्द और औरत में फ़र्क होता है, और फिर हैसियत भी तो कोई चीज़ हुआ करती है। अच्छा कमाऊ बड़े घर का लड़का था। कितनी मध्यम वर्गीय कन्याओं की पहुंच के भीतर होते हैं ऐसे लड़के। डिवोर्सी था तो क्या, राज करेगी विदेश में, जो भी लड़की पसंद आ जाएगी उसको। बहरहाल हर बार बुआ फूफा जाते क्षितिज के पास देखी हुई लड़कियों के बायोडेटा मैं फ़ोटो के साथ ले जाते उन्हें दिखाने के लिए। पर भाई थे कि उनमें से किसी भी कन्या को देखने और ब्याहने स्वदेश नहीं लौटे। फिर एक दिन बुआ से मुलाकात हुई तो उठने के ऐन पहले ही उनका मुंह खुला। एक खुशखबरी सुनाऊं, क्षितिज ने शादी कर ली है, वहीं की एक अमेरिकन लड़की के साथ। बड़े अमीर घर की लड़की है, वो भी एकलौती ही है माँ बाप की, क्षितिज की ही तरह। बताया था ना तुझे कि कुछ सालों से उनकी दोस्ती चल रही थी, अब शादी कर ली है अचानक, तो ज़रूर कोई बात ही होगी, नहीं तो इतनी जल्दी क्यों। बताया तो नहीं था आपने, पर छोड़िए, अब तो आने को कहिए भाई को यहाँ, भाभी को साथ लेकर। हाँ हाँ, आ ही रहे हैं दोनों अगले महीने, जब भी तो बता रही हूँ तुझे। बुआ की बाकी बातों पर भले ही विश्वास ना हुआ हो, पर इस बार तो आस लगी रही थी कि क्षितिज भाई आ रहे हैं सचमुच वापस, अपनी संगिनी, अपनी नई पत्नी के साथ, अपना देश, अपने माता पिता, हम सब भाई बहनों नाते रिश्तेदारों से मिलने। रह रह कर उनकी स्मृति मन में कौंधती। क्या सब कुछ भुला चुके होंगे वे यहाँ का। हम सबसे जुड़ा न किसी ख़त का जवाब, न कोई फ़ोन किया कभी,
उनका कोई ईमेल पता भी नहीं मालूम। बुआ फूफा से भी क्या पूछें, वे कब बैठते हैं कंप्यूटर पर, उनका तो फ़ोन ही जिंदाबाद। वो दिन भी आ पहुंचा। क्षितिज लौटे थे भारत, दिल्ली, अपने माता पिता के पास। अपने माता पिता के पास अपनी पत्नी क्रिस्टीना के साथ। लेकिन अगले ही दिन चल पड़े थे कोलकाता के लिए। बुआ ने बताया था तो विश्वास ही नहीं हुआ, लगा था बुआ झूठ बोल रही थी। क्षितिज भाई कई दिनों से आए हुए होंगे उनके पास। बुआ नहीं चाहती होंगी कि हमसे मिले, इसलिए नहीं बताया होगा हमें। लेकिन अब समझ में आता जा रहा था कि क्षितिज बुआ के लिए भी रहस्य की उतनी ही बड़ी गुत्थी थे जितनी कि मेरे लिए। नहीं तो खबर मिलते ही बताती कि अब बुआ मुझे कि वे फला फला दिन लौट रहे थे कोलकाता से और फिर अगली ही रात वापस जाने वाले थे ह्यूस्टन। मिले तो लगा जैसे क्षितिज भाई कभी गए ही ना हो यहाँ से। वही गर्दन पकड़कर मुन्नी मुन्नी कहते गले से लगा लेना उनका। वही साफ सुथरी हिंदी में बात करना, ना कोई एसेंट ना कोई नकचढ़ापन। क्रिस्टीना को ढूंढने लगी आंखें, तो भाभी से तो मिलवाइए, कहाँ छुपा रखा है उन्हें। वो तो कोलकाता में ही है, वहीं रहेगी अभी 2-3 महीने। क्यों भला? उसे कुछ पर्सनल काम है वहाँ, लेकिन कोलकाता तो वो आती ही रहती है हर साल। तुम्हें माँ ने बताया नहीं? शी इज़ ए फॉलोअर ऑफ मदर टेरेसा, भक्त है एकदम मदर की। मुझसे मिलने के पहले भी वो तो आया करती थी कोलकाता। मदर जब जीवित थी तब तो कभी कभी साल में 2-3 बार आती थी वो। तुझे पता है, निर्मला शिशु भवन और निर्मल हृदय मुर्मूषु आश्रम के अलावा मदर की ईस्ट कोलकाता में तिलजला में प्रेमदान नाम की एक संस्था और चला रही है। विकलांग और मंद बुद्धि बच्चों की तरह 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 से वहाँ उनका इलाज होता है। यू नो, क्रिस्टीन इज़ ए क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट। कोलकाता आती है तो ज़्यादातर समय वो उन्हीं विकलांग बच्चों की सेवा में बिताती है, प्रेमदान में या फिर निर्मला शिशु भवन में। तो 2-2, 3-3 महीने वहीं बड़ी बुआ के साथ बालीगंज की कोठी में। नहीं नहीं, अपनी बेतरतीब रूटीन से वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वहीं मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ के पास लोअर सर्कुलर रोड पर ही एक फ्लैट किराए पर ले लेती है, और अब भी वहीं पर उसने। खैर छोड़, भाई ने बात बदलते हुए कहा, दिसंबर जनवरी में तो आ ही रहा हूँ फिर से। तब हम सब एक साथ लौटेंगे वापस ह्यूस्टन। तब हो जाएगी तेरी उससे मुलाकात, फिक्र न कर। हम सब यानी कि बुआ फूफा को भी साथ ले जाएंगे भाई? तब तो होली। ये पत्नी भी कहीं हाथ से न निकल जाए, पर अपन को क्या। प्रकट में यही कहा, रहने दो क्षितिज, आप एक दिन के लिए आते हो और दूसरे ही दिन चल पड़ते हो कोलकाता। हमें पता ही नहीं चलने पाता, तो मुलाकात भला कैसे। नहीं नहीं, इस बार तुझे सारा प्रोग्राम वहीं से बता दूंगा चलने से पहले ही। और इस बार तो कोलकाता से लौटकर क्रिस्टीना भी कुछ दिन रहेगी दिल्ली में। क्षितिज भाई बात के पक्के निकले। पहले हॉस्टल से, फिर कोलकाता से फ़ोन पर ही अपना सारा कार्यक्रम बता दिया कि फला फला दिन सुबह की फ़्लाइट से पहुंच रहे थे दिल्ली। फिर हफ्ता भर यहाँ रहकर वापस चले जाना था उनको ह्यूस्टन। हवाई अड्डे पर रिसीव करने आने वाले की पेशकश की तो एकदम मना कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रीपेड टैक्सी लेकर पहुंच जाएंगे हम, तो वहीं पे रहियो बसंत बिहार में माँ पापा के यहाँ। इस मौसम में फॉग का क्या भरोसा, कितनी लेट हो जाए फ़्लाइट। मैं नहीं चाहता कि कोई लेने आए और इंतज़ार करता रहे फ़्लाइट के लैंड करने का इतनी ठंड में। मैंने माँ पापा को भी मना कर रखा है एयरपोर्ट आने के लिए। पालम हवाई अड्डे पर फ़ोन करके पता कर लिया था। कोलकाता से आने वाली फ़्लाइट समय पर लैंड ही कर चुकी थी और भाई ने क्रिस्टीना के साथ आधे पौने घंटे में घर पहुंच जाना था। हैरानी हो रही थी कि ना तो बुआ में ही कोई उत्साह दिख रहा था, ना ही फूफा में, कि भाई और क्रिस्टीना के स्वागत को कम से कम एक बार घर से बाहर बरामदे तक ही निकल आए। बुआ फूफा को ऐसे मौके पर मुंह लटकाए उदास सा देख हैरानी ही हो रही थी। टैक्सी के बिल्डिंग के फाटक पर रुकने और उसके दरवाजे के खुलने की आवाज़ें सुनते ही मैं बाहर की ओर दौड़ी। देखा, बुआ भी बरामदे में खुलने वाले ड्राइंग रूम के दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी। टैक्सी चालक के साथ साथ क्षितिज भाई भी बड़े बड़े पहिएदार सूटकेसों को खींचते फाटक के भीतर आ रहे थे। पीछे थी गोरी चिट्टी, उनसे भी 2 इंच ऊंची हट्टी कट्टी सी क्रिस्टीना, और उसकी गोद में मुलायम मखमली कंबल में लिपटा बच्चा। हतप्रभ सी मुड़कर पीछे की तरफ बुआ की ओर रुक गया। भाई के यहाँ बच्चा हुआ और बुआ ने बताया तक नहीं, और ना ही भाई ने जिक्र किया। इतनी बार बात हुई उनसे फ़ोन पर भी।
क्रिस्टीना एकदम सामने थी और क्षितिज उसे मेरा परिचय दे रहे थे। माय कजिन अनीता, आई टोल्ड यू अबाउट हर। हाय अनीता। एक बाह पर बच्चे को टकाए, दूसरे बाह मेरे गले में डाल क्रिस्टीना ने मुझे भींच लिया। बच्चे को एकदम करीब से देखा, कलेजा धक। हकलाती हुई किसी अनाड़ी ना समझ की पूछ बैठी, योर चाइल्ड? ऑफ कोर्स यस, माइन, माई बेबी, उसने हंसते हुए कहा। सो स्वीट इजंट शी? ओह यस यस, मैं फिर हकलाई। बच्ची को एकदम देखने लगी। 4-5 माह की बच्ची, सांवली भी नहीं, एकदम काला था बच्ची का रंग। और आंखें पता नहीं देख भी पाती थी कि नहीं बच्ची। बुआ जिधर खड़ी थी उधर की ओर दृष्टि फिर मुड़ी। वे दरवाजे पर नहीं दिखी अब। क्षितिज बाहर खड़े खड़े ही बताते जा रहे थे, यू नो मुन्नी, हमें बच्चा गोद लेना था, सो लड़की ही। ये हम लोगों ने पहले ही तय कर लिया था, और वो भी मदर के निर्मला शिशु भवन से ही, कोलकाता से ही। हाँ, किस बच्चे को अडॉप्ट करना था, ये निर्णय पूरी तरह क्रिस्टीना का ही रहा। क्षितिज भाई ने क्रिस्टीना की ओर प्यार भरी दृष्टि डाली और अपनी दाईं बाह से उसे घेरते हुए उन्होंने झुककर मुड़ी हुई कोहनी पर टिके बच्चे के मुंह को चूम लिया। क्रिस्टी को इस बच्चे ने सबसे ज़्यादा आकृष्ट किया। सामान भीतर ठेलते हुए वे बताते जा रहे थे, हमारे देश में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया भी सचमुच कितनी जटिल है ना, खासकर विदेशों में रहने वाले जोड़ों के लिए। इसीलिए तो क्रिस्टी को वहाँ इतने दिनों रहना पड़ा, जब तक कोई ना कोई फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ी। खैर अब तो। उन्होंने बच्ची को एक बार फिर चूमा। क्षितिज भाई को इतना मुखर, इतना तृप्त, संतुष्ट, इतना बेफिक्र पहले कभी कहाँ देखा था। फिक्र तो बुआ फूफा के लिए ही लगी थी, उन्होंने तो बच्ची को अभी तक करीब से देखा भी नहीं था। तो ये थी आज की कहानी, और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।